हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे भाई, कैसा महसूस कर रहे हो आप? अरे आओ, चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। आज फ्राइडे है और आज आपकी इस वीक की आखिरी क्लास है और प्रॉफिट लॉस की दूसरी शीट खत्म होने वाली है, आज हो जाएगी। प्रॉफिट लॉस की आखिरी और जो तीसरी शीट है वो मैं तैयार करके अपलोड करवा दूंगा। ठीक है जी। तो जब आपकी अब 2 दिन की छुट्टी रहेंगी, सैटरडे संडे, तो 2 दिन में आप प्रॉफिट लॉस की तीसरी शीट को सॉल्व करके देखिएगा। वो भी छोटी ही शीट है, ठीक, केवल पहली शीट बड़ी थी। आ जाइए। तो ये है मेरे प्यारे भी आपके सामने यहां पर एसएससी सीपीओ 2024 का सवाल। और कहां गया भाई मेरे? सवाल नंबर है 24। यह सेम सेलिंग प्राइस का क्वेश्चन और लेटेस्ट सवाल आया है। लेटेस्ट है और इतना बेहतरीन सवाल है, इतना यूनिक सवाल है। मैंने यूट्यूब पर भी 2-3 बार करवाया है ये। मजा आएगा आपको सवाल को करके। ठीक है, चलिए। सवाल में क्या बोला? सवाल में ये बोला है, एक दुकानदार ने 2800 रुपए प्रत्येक घड़ी के हिसाब से 3 कलाई घड़ियां बेची। तो ये दुकानदार ने 3 कलाई घड़ी बेची 2800 रुपए की, यानी कि तीनों कलाई घड़ी को सेम दाम पर बेचा, सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा है। ठीक है। पहली घड़ी पे 40% प्रॉफिट हुआ, दूसरी पे 25% प्रॉफिट हुआ, तीसरी पे 12% प्रॉफिट हुआ। कुल लाभ परसेंट क्या होगा? सवाल में पूछा है। सवाल में पूछा गया कि कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा और आंसर बताना है आपको। तो बेटा यहां तो फॉर्मूला भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहां पे आर्टिकल 2 नहीं है, यहां पे आर्टिकल 3 है। यहां पे आर्टिकल 2 नहीं है, 3 है मेरे दोस्त। एलिगेशन में हर्षित। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसका मतलब क्या है? यहां आपको रेशियो से ही करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिख ले रहा हूं मेरे दोस्तों सीपी, और ये मैं लिख दे रहा हूं एसपी। अब आप मुझे बताओ, एक आदमी ने 3 कलाई घड़ी बेची। पहली घड़ी को बेचा 40% प्रॉफिट पर। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, यानी कि पहली का सीपी 5 है तो 5 की 7 में बिकी। दूसरी कलाई घड़ी पे कितना प्रॉफिट हुआ? 25%। 25% कितना होता है? 1/4। 1/4 मतलब 4 का समान 5 में। तीसरी पे कितना प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों? 12%। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी भाई? 4% होता है 1/25, तो 12% कितना हो जाएगा भाई? 3/25, यानी कि 25 का 28 में। 25 का मेरे दोस्तों 28 में। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है। 25 का 28 में। तो ये मैंने तीनों के सीपीएसपी का रेशियो लिख लिया। सवाल में देखो मुझे 2800 की हालांकि कोई जरूरत है नहीं है। यहां 2800 की जगह कोई और वैल्यू भी देता, मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेलिंग प्राइस तीनों का सेम होना चाहिए। तीनों का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। कि यहां पे तीनों का सेलिंग प्राइस सेम है? नहीं, अलग अलग है भाई। इसका सेलिंग प्राइस 7 है, इसका 5 है और इसका 28 है। तो मुझे 7, 5 और 28 को सेम करना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम क्या होता है बेटा? जल्दी से बताओ। 7 और 28 का एलसीएम 28 है और 5 से गुणा भी हो रही 140। तो 7, 5, 28 का एलसीएम होता है 140। तो 140 बनाने के लिए 7 है, 7 को 140 बनाने के लिए किससे गुणा कर देंगे? 20 से। ये 5 है, 5 को 140 बनाने के लिए किससे गुणा कर देंगे? 28 से। मेरे प्यारे भाई, ये 28 140 बनाने के लिए किससे गुणा कर देंगे? 5 से। तो मैंने यहां पे तीनों का सेलिंग प्राइस सेम बना लिया मेरे दोस्तों। 140 140, 140 140। ठीक है, समझ में आई बात? जानवरों के हेड फुट वाले सवाल एलिगेशन चैप्टर में होते हैं हर्षित। ठीक है भाई। तो सेलिंग प्राइस सेम बना ले। इसका भी 140 हो गया, इसका भी 140 हो गया, इसका भी 140 हो गया। ये करना पड़ेगा आपको। आपसे पूछा कुल लाभ परसेंट कितना हुआ, तो मेरे भाई ये बताओ तीनों का टोटल सीपी क्या होगा? तीनों वस्तुओं का कुल मिलाकर क्रिय मूल्य क्या होगा? तीनों का टोटल सीपी क्या होगा, जरा मुझे बताओ। तो पहले आर्टिकल का सीपी है 20 पंजे 100। पहला आर्टिकल है 20 पंजे 100 का। दूसरा कितना है? 4 की 28 में गुणा करेंगे 112 का। तीसरा आर्टिकल का सीपी कितना है? 25 की 5 में गुणा करेंगे 125। तो तीनों आर्टिकल का टोटल सीपी कितना है मेरे प्यार भी? तो आप कहोगे सर 337, 337। तीनों आर्टिकल का टोटल सीपी 337 है। ठीक है बेटा।
तीनों आर्टिकल का कुल क्रिया मूल्य, पहली का 20 पंजे 100, दूसरी के 28 की 4 में गुणा करेंगे 112, तीसरे का 25 पंजे 125, ऐड करेंगे तो 337 आ गया। अच्छा 337 तीनों आर्टिकल का टोटल कॉस्ट प्राइस है। अच्छा तीनों आर्टिकल मिलाकर बिके कितने में? भाई अगर एक आर्टिकल 140 140 140 का बिक रहा है तो तीनों आर्टिकल बिके 420 के, 140 प्लस 140 प्लस 140 420 के बिके। तो 337 का सामान 420 में बिका तो कितने का फायदा हुआ मेरे प्यारे भैया बताओ? तो 63 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 83 का प्रॉफिट हुआ। 337 पे 83 का प्रॉफिट हुआ, 83 का। और परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ? इंटू 100%। और यही वो कैलकुलेशन है जो मुझे करनी है, यही वो कैलकुलेशन है जो मुझे करनी है। 8300 को भाग देना है 337 से। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। 8300 को 337 से डिवाइड करना है। ऑप्शन देख लीजिए, देखो ऑप्शन कितने खतरनाक है, कितने खतरनाक ऑप्शन दिख रहे हैं, इतने ज्यादा नजदीक। आप कहोगे सर आंसर परसेंटेज में बताना है, ये सब दशमलव में कैसे लिखा हुआ है सर? यस अंशु यादव, ये सर ये दशमलव में कैसे लिखा हुआ है? भाई एक बात बताओ, जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं 23%, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 23/100, 0.23। तो ये 0.23 यार 23% में कोई फर्क नहीं है। ये जो 0.249 है इसकी परसेंटेज में वैल्यू क्या होगी बेटा? ये परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 से मल्टीप्लाई करो और ये परसेंटेज का साइन लगाइए, 100 से मल्टीप्लाई करिए, परसेंटेज का साइन लगाइए। ये एक्चुअल में सही ऑप्शन है, बस इनको लिख किस में दिया? दशमलव की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ 8300 को 337 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? लेकिन एग्जामिनर को इतना निर्दयी नहीं होना चाहिए कि इतने नजदीक आंसर दे रखे, इतने नजदीक। भाई 24 तो है ही ना सभी में, 24 तो है ही ना बेटा सभी में, उसके बाद दशमलव में आपको परेशान किया गया है तो भाग तो देना पड़ेगा। 8300 को भाग देना है 337 से, तो 337 दूनी आ जाएगा बेटा, 337 दूनी आ जाएगा 674। 674 के बाद कितना बच जाएगा? 26, 126 और आपका 30, 156, 1560। तो 337 से कितनी बार चला जाएगा? फिर 4 बार चला जाएगा, है बेटा 1200 और 37 चौका 148, यानी कि 1348 हो जाएगा। तो 1560 में से 1348 घटाएंगे तो कितना आएगा? 212। दशमलव लगा के जीरो बढ़ी जाएगी तो 337 से कितनी बार जाएगा? ये 337 से 7 बार चला जाएगा क्या? 7 बार नहीं जाएगा, ये 337 से 6 बार ही जाएगा। तो 24.6 आना चाहिए, बी ऑप्शन आंसर है, बी 24.63 के आसपास आना चाहिए। दशमलव के बाद एक डिजिट चेक करनी है, बी ऑप्शन के। सब पानी करना। तो आजकल एग्जामिनर इतना निर्दयी हो गया है, ठीक है जी, आप बोलोगे हां, तो ये आपको इसलिए रेशियो मेथड जानना बहुत जरूरी है। एक और सवाल करेंगे ऐसा ही, सवाल नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, एक और सवाल बताओ। देखो मेरे भाई, इस सवाल में तो परसेंटेज में पूछा गया है, अगर आपसे आंसर एग्जैक्ट रुपीज में पूछ लिया तो कैसे करेंगे? चलो, 3 आर्टिकल को क्रम से 18.18% लॉस, 20% प्रॉफिट और 14.28% प्रॉफिट पर बेचा गया। तीनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस एक समान है, तीनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेम है, कुल 650 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तीनों पे कुल मिलाकर 650 का प्रॉफिट हुआ। तीनों के सीपी का सम क्या है? आप यहां से देख सकते कि 3 वस्तुओं को बेचा गया है 18.18% के लॉस पर। 18.18% क्या होता है बेटा? 9.09% 1/11 होता है, तो 18.18% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/11। ठीक, 20% प्रॉफिट कितना होता है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। देखो प्रॉफिट है तो प्लस लगाता हूं मैं, लॉस है तो माइनस। 14.28% प्रॉफिट का मतलब कितना होता है? 1/7। तो यहां पे 3 आर्टिकल है बेटा, 3 आर्टिकल है तो फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, आपको यहां पे रेशियो ही लगाना है मेरे प्यारे भाई। तो ये आप तीनों आर्टिकल के सीपी से एसपी का रेशियो लिख लीजिए। पहले आर्टिकल पे 2/11 लॉस हुआ, 11 पे 2 का लॉस हुआ तो 11 का सामान 9 में बिका। ठीक है,
दूसरे आर्टिकल पे 20% प्रॉफिट हो तो 5 का सामान 6 में बिका। तीसरे आर्टिकल पे 1/7 प्रॉफिट हुआ तो बेटे 7 का सामान 8 में बिका, 7 का सामान 8 में बिका। ठीक है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर। लेकिन सवाल में बोला है तीनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है। क्या आपको यहां पे तीनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम दिख रहा है? नहीं भाई, इसका सेलिंग प्राइस 9 है, इसका 6 है, इसका 8 है, ये तो अलग अलग है, सेम करना पड़ेगा। 9, 6, 8 तीनों से कटने वाला आसान सा नंबर या इनका एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा? 72, 72। 36 नहीं होगा क्योंकि 36 8 से नहीं कटता बेटे। तो 72 बनाने के लिए यहां किससे गुणा करनी पड़ेगी? 9 को 72 बनाना है 8 से गुणा करनी पड़ेगी। 6 को 72 बनाना है आपको 12 से गुणा करनी पड़ेगी। 8 को 72 बनाना है 9 से गुणा करनी पड़ेगी। तो मैंने तीनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम कर लिया। कुल 650 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तीनों का सीपी का योग क्या होगा? आप मुझे बताओ, तीनों आर्टिकल का टोटल सीपी क्या है? तीनों आर्टिकल का टोटल सीपी क्या है? मुझे ये बात बताइए, तीनों आर्टिकल का टोटल सीपी क्या है? तो आप कहोगे सर पहले आर्टिकल का 11 अट्ठे 88, पहले आर्टिकल का है 88, 11 अट्ठे 88। अभी 8 की 11 में गुणा होगी ना। दूसरे आर्टिकल का है 12 पंजे 60, 60। और तीसरा आर्टिकल का क्या है? 9 की 7 में गुणा करेंगे 63। तो तीनों आर्टिकल का टोटल सीपी कितना आ जाएगा? 12 8 20, 200 और 8 3 11, 211। तीनों आर्टिकल का जो टोटल सीपी है वो 211 है, 211 211। मुझे 211 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तीनों आर्टिकल का टोटल सीपी 211 है। सवाल में आपको यह दिया हुआ है कि भाई कुल 650 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कुल प्रॉफिट कितना हुआ है भाई? तीनों आर्टिकल का टोटल सीपी है 211, मैंने ऐड कर लिया। अच्छा, तीनों आर्टिकल बिके कितने? ये भी 72 का, ये भी 72 का, ये भी 72 का। तो 72 72 72 तो 216 हो गया ना भाई। अगर एक आर्टिकल को 72 में बेच रहे हो, तीनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, तो यानी कि आपने सामान कितने में बेचा? 216 में। 211 का सामान आपने 216 में बेचा, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ बेटा? 5 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, 5 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। 211 का सामान 216 में बिका तो 5 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ कितना है? 650 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कितने गुना? तो आप कहोगे सर 130 गुना, तेरे पंजे 65, 130 टाइम्स आपका प्रॉफिट है। तो तीनों आर्टिकल का सवाल में पूछ रहा है तीनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग, तो तीनों आर्टिकल का टोटल सीपीवी 211 का 650 गुना होना, सॉरी 211 का 130 गुना होना चाहिए, 130 टाइम्स। यानी कि जीरो आएगा एक जीरो आएगा, मात्र एक ही जीरो आएगा, और जीरो के बाद आएगा 3 एकम 3, जीरो के बाद 3 आएगा, तो आंसर आएगा 27,430 रुपए। बी ऑप्शन ये आंसर है। ठीक है बच्चों, तो देखो मैंने आपको दोनों ही क्वेश्चन करा दिए। अगर आपको 3 आर्टिकल भी देता है तो भी आप कर लोगे मेरे भाई। परसेंटेज पूछे तो भी यही तरीका लगाना है, एग्जैक्ट रुपीस में आंसर पूछे तो भी यही तरीका लगाना है। पहला आप रेशियो बनाइए और उसके बाद सेलिंग प्राइस को सेम कर दीजिए। अगर आपको ये दोनों टाइप समझ में आए हैं तो कमेंट में यस लिख दीजिए। अरे बोलो, सुनते नहीं है यार आप। अगर आपको ये आज की क्लास का पहला टाइप था, फर्स्ट टाइप आज की क्लास का, अगर आपको ये समझ में आया है तो कमेंट में यस लिख दीजिए कि सर हां अब हम इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। रेशियो ना कभी धोखा नहीं देता, ये बहुत अच्छी बात है। रेशियो में फॉर्मूला लगाओ, ट्रिक लगाओ, ये सब धोखा दे देंगे सवाल का डाटा बदल जाने पर। रेशियो कभी धोखा नहीं देता, इसलिए मैं आपको शॉर्ट अप्रोच बता देता हूं, लेकिन मैं हमेशा एक एग्जांपल में रेशियो मेथड जरूर सिखाता हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 टाइप नंबर 2, आज की क्लास का टाइप नंबर 2, और ये उल्टा सवाल है।
आज की क्लास का टाइप नंबर 2 और ये उल्टा सवाल है मेरे प्यारे भाई, रिवर्स। ये सवाल है बैंकिंग के पेपर का, एसबीआई क्लर्क का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ेगा और आपको वाकई में बहुत मजा आएगा सवाल करके। ठीक है, सवाल पढ़िए। एक्स ने 2 कार समान कीमत पर बेची। एक्स सोल्ड 2 कार्स एट सेम प्राइस। एक्स ने 2 कार बेची समान कीमत पर। एक कार पे 10% प्रॉफिट हुआ, एक कार पे 10% प्रॉफिट हुआ। एक्स को कुल लेन देन में यानी कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन में, टोटल लेन देन में एक्स को 12% का नुकसान हुआ। दूसरी कार पर लाभ हानि परसेंट लगभग कितना है? दूसरी कार पर सुनिए मेरे दोस्तों, एक बंदा है एक्स, उसने 2 कार बेची। यहां मैं लिख रहा हूं सीपी, यहां मैं लिख रहा हूं एसपी। क्रिय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि दोनों कार समान कीमत पर बेची हैं, समान कीमत पर। इस लाइन को ढंग से पढ़ा करो। एक्स ने 2 कार सेम दाम पर बेची। एक कार पे 10% प्रॉफिट हुआ। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1/10। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। इसका मतलब है कि पहली कार का सीपी अगर 10 रुपए है तो 10 रुपए की कार कितने में बिकी है? 11 में। 11 में 10 का सामान, 10 की कार 11 में बिकी। लेकिन जब सवाल चीख चीख के हमसे ये कह रहा है कि 2 कारें समान दाम पर बेची हैं, सेम प्राइस पर बेची है, दोनों कारों का सेलिंग प्राइस सेम है। अगर पहली कार का सेलिंग प्राइस 11 है तो दूसरी कार का भी 11 होना चाहिए। भाई दोनों का सेलिंग प्राइस तो सेम है ना। बस मुझे यह पता लगाना है कि दूसरी कार का कॉस्ट प्राइस क्या है, दूसरी कार का सीपी क्या है। सवाल एक कह रहा है, यह लाइन बहुत प्यारी है, कि एक्स को कुल लेन देन में 12% का लॉस हुआ। एक्स को कुल लेन देन में, टोटल ट्रांजैक्शन में, यानी कि दोनों कार पे कुल मिलाकर 12% लॉस हुआ। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/25। 3/25 इसका मतलब यह है कि अगर दोनों कार का सीपी 25 है तो 25 पे 3 का लॉस हुआ, तो दोनों कार बिकी कितनी है? 22 में। 22 में बिकी है, यही मतलब हुआ। यही मतलब हो, अगर आपको पूरे लेन देन में 12% लॉस हुआ है, 12% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/25 होता है, यानी कि अगर दोनों कार का टोटल सीपी 25 है तो दोनों कार बिकी कितनी में मेरे दोस्तों? 22 में बिकी है, 22 में। यहां दोनों कार का टोटल सेलिंग प्राइस कितना है? 11 + 11 22 हो रहा है। 11 + 11 22। आप बोलोगे हाँ जी सर, दोनों कार अगर 22 में बिकी हैं तो दोनों कार का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए? 25 होना चाहिए। 25 सीपी 25 होना चाहिए। अगर पहली कार का सीपी 10 है तो दूसरी कार का सीपी कितना होगा? 15। 15 होगा बेटा। तभी तो 10 + 15 25। 25 का सामान 11 + 11 22 में बिकेगा। 25 का सामान 22 में बिकेगा, तभी तो 12% का लॉस होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, मजा आया। इसका मतलब बड़ा लॉजिकल सी बात थी कि दूसरी कार का सीपी 15 है और दूसरी कार 15 की 11 में बिक रही है, तो दूसरी कार पे 4 रुपए का लॉस है 15 पर। 4/15। और आप में से मैं कई बार बता चुका हूं कि 4/15 लगभग 26.66% लॉस के बराबर है। तो सेकंड कार पे 26.66% का लॉस है। बताओ, मजा आया? सर कॉन्सेप्ट किंग पर ऑफर कब होगा? अभी आया तो था 15 अगस्त पे ऑफर। हर महीने में एक बार ऑफर हम लाएंगे अब, ठीक है? अब इंतजार करिए अगले ऑफर का। अच्छा, आज तो यूपी कांस्टेबल का पेपर भी है भाई ना। आज तो 30 अगस्त है। आप में से है किसी ने पेपर दिया? आप में से कांस्टेबल का, यूपी कांस्टेबल का? सर ऐसी वाली टी शर्ट मुझे गिफ्ट कर दो भाई, मुझे तो खुद गिफ्ट मिली है। अच्छा विलास शर्मा, मजा आएगा। क्या आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? मुझे लगता है अब आप ऐसा सवाल कर लोगे। बैंकिंग का सवाल है ये, अभी एसएससी में नहीं आया है दोस्त। ठीक है, चलेंगे आगे। नेक्स्ट, आज की क्लास का टाइप नंबर 3। अब बताओ, इतना सीक्वेंस में टाइप वाइज टाइप पढ़ाने वाला मास्टर आपको मेरे अलावा कहां मिलेगा? जब आप पढ़ते होंगे तो आपको खुद भी महसूस होता होगा कि ये ऐसा बैच मैंने डिजाइन किया है, ऐसा कंटेंट है, ऐसी सीट है जिसमें मैं रेंडमली नहीं पढ़ाता कि कुछ भी। बिल्कुल एक टाइप उठाऊंगा तो जब तक वो टाइप खत्म ना हो जाए मैं दूसरी चीज शुरू नहीं करता। मैं एक बार बेसिक बहुत अच्छे से बताऊंगा, समय देके कछुए से भी स्लो। लेकिन जब मैं सवाल कराऊंगा तो केवल सवाल कराऊंगा।
बेवजह के बेसिक पे फिर मैं, मेरे से कोई वो नहीं है, सवालों में केवल सवाल होना चाहिए। और दूसरा, जब भी मैं कोई टाइप पढ़ाऊंगा तो प्री और मेंस पूरा साथ में कवर कराऊंगा। ऐसा नहीं कि आपको हल्की चीज करा दी और मुश्किल छोड़ दी, तभी तो इतने ज्यादा सिलेक्शन है भाई। टाइप नंबर 3 देखिए आज की क्लास का। इस टाइप के मैं आपको 4 क्वेश्चन लूंगा, ये बताइएगा। इस टाइप में आपको दोनों ही चीजें देखने को मिलेंगी, सेम सेलिंग प्राइस भी और नो प्रॉफिट नो लॉस भी। बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनिएगा। दोनों ही चीज आपको इस टाइप में देखने को मिलेंगी। शशि 5,000 रुपए की दर से 2 वस्तुएं बेचता है। शशि 5,000 रुपए प्रत्येक की दर से, प्रत्येक शब्द लिखना चाहिए, इंग्लिश में लिखा है ईच। शशि 5,000 रुपए प्रत्येक की दर से 2 वस्तु बेचता है, यानी कि शशि ने 2 वस्तु बेची सेम दाम पर, सेम सेलिंग प्राइस पर। शशि ने 2 आर्टिकल बेचे 5,000 रुपए के सेम सेलिंग प्राइस पर। आगे पूरे ट्रांजैक्शन में, यानी कि पूरे लेन देन में, पूरे ट्रांजैक्शन में शशि को ना तो कोई लॉस होता है ना ही कोई प्रॉफिट होता है। पूरे ट्रांजैक्शन में शशि को ना तो कोई प्रॉफिट होता है और ना ही कोई लॉस होता है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि भाई जैसे आप एक बात बताओ, आपकी परचूने की दुकान है, परचूने की दुकान में आप सर्फ साबुन दोनों बेचते हो, आप सर्फ भी बेचते हो, आप साबुन भी बेचते हो। आपको सर्फ पे 2 रुपए का फायदा हुआ, साबुन पे 2 रुपए का नुकसान हो गया, तो क्या बचा आपके पास? तो 0 रुपए बचा, नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। अगर पूरे लेन देन में ना लाभ ना हानि है, इसका मतलब एक आर्टिकल पे आपने जितना कमाया है दूसरे पे उतना ही नुकसान हुआ है। सवाल में कहा गया कि यदि एक वस्तु 16 सही 2/3% के लॉस पर बेची गई है तो दूसरी वस्तु कितने लाभ पर बेची गई? बहुत बढ़िया। एक वस्तु को 16 सही 2/3% के लॉस पर बेचा गया, 16 सही 2/3% की भिन्न में जो वैल्यू होगी वो 1/6 होगी। स्टूडेंट मैंने यहां पे लिखा सीपी और बेटे मैंने यहां पे लिखा एसपी, सुनते रहिएगा। हमने 2 वस्तु बेची सेम दाम पर, एक वस्तु पे 16 सही 2/3% लॉस हुआ। 16 सही 2/3% मतलब 1/6, यानी कि अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 6 है तो 6 पे 1 का लॉस हुआ, सामान बिका कितने में? 5 में। अगर आर्टिकल का सीपी 6 है तो 6 पे 1 का लॉस हुआ है बेटा, सामान बिका कितने में? 5 में। अब मजे वाली बात यह है कि दोनों आर्टिकल सेम दाम पे बेचे गए। अगर पहली वस्तु 5 रुपए की बेची गई है तो दूसरी वस्तु को भी 5 रुपए का ही बेचना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस शुड बी सेम, दोनों आर्टिकल को समान दाम में बेचा गया है। दूसरी बात, जब हम दोनों वस्तुओं को बेचते हैं तो पूरे लेन देन में, यानी कि दोनों पर कुल मिलाकर ना तो कोई लाभ हुआ ना ही कोई हानि हुई। इसका मतलब यह है अगर पहली वस्तु पे आपको 1 रुपए का नुकसान हुआ है तो दूसरी वस्तु पे आपको 1 रुपए का फायदा हुआ है। अगर पहले आर्टिकल पे आपको 1 रुपए का नुकसान है तो दूसरे आर्टिकल पे आपको 1 रुपए का फायदा है। यहां 1 का लॉस हो गया, यहां 1 का प्रॉफिट हो गया, ओवरऑल हो गया 0, नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी कि सेकंड आर्टिकल पे आपको 1 रुपए का फायदा हुआ और सामान 5 में बिका। 1 का फायदा हुआ, सामान 5 में बिका, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 4 रहा होगा। सीपी 4, सीपी कितना रहा होगा मेरे दोस्तों? आप बोलोगे सर 4 रहा होगा। 4 पे 1 का फायदा होगा तभी तो 5 में बिकेगा। तो सवाल में पूछा है दूसरी वस्तु कितने % लाभ पर बेचेगी, तो दूसरी वस्तु का सीपी है 4, दूसरी वस्तु का सीपी 4 है, 4 पे 1 का फायदा हुआ जो कि कितना होता है? 25%। तो दूसरे आर्टिकल को 25% लाभ पर बेचा गया और यही मेरा उत्तर है, बी ऑप्शन। कितने धीरे से मैंने आपको इस सवाल करवाया, मजा आया करके? क्या प्यारा सवाल है। जितना प्यारा सवाल है उससे प्यारा इसका सॉल्यूशन है। पता नहीं आप लोगों को मजा आता है कि नहीं? भाई मुझे तो बहुत मजा आता है सवाल करने में, सवाल करने में, सवाल करवाने में, नए कंटेंट बनाने में, नए सवाल ढूंढने में, नए मेथड्स इजाद करने में, नई ट्रिक्स ढूंढने में बहुत इंजॉय करता हूं मैं अपने काम को। मैं बहुत खुश व्यक्ति हूं क्योंकि मैं वही काम कर रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं और मन से कर रहा हूं। इतनी कृपा परमपिता परमेश्वर सबको दे कि मैं अपनी जिंदगी में वही काम कर रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं, और मैं पैसे भी कमा ले रहा हूं ठीक ठाक। मेरी वजह से लोग शिक्षा भी अर्जित कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, सिलेक्शन भी ले रहे हैं, मुझे दुआएं भी मिल जाती हैं।
और क्या चाहिए एक इंसान को? कुछ भी नहीं। राजन कुमार कह रहे हैं फिर से। ठीक है राजन कुमार जी, फिर से मैं बताऊंगा, पर वो नहीं, ऐसा ही एक और सवाल मैं और बताऊंगा आपको, ठीक है? यही बेसिक था आयुष कुमार सिंह जी। आयुष कुमार सिंह, यही बेसिक है जो मैंने बताया। बेसिक नहीं, लॉजिक ढूंढो, लॉजिक। लॉजिक, बेसिक पे ध्यान मत दो, लॉजिक पे ध्यान दो, लॉजिक पे, कॉमन सेंस पे। बेसिक तो कुछ है ही नहीं इसमें। एक और सवाल देखते हैं। आयुष कुमार सिंह, देखना इस सवाल को गौर से देखना और मेरी बातों को सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। एक आदमी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 2695 रुपए में बेचा। एक आदमी ने दो आर्टिकल बेचे, दोनों को ही 2695 रुपए में बेचा। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब इस बात से केवल कि एक आदमी ने दो आर्टिकल बेचे और दोनों आर्टिकल को सेम दाम में बेचा, सेम विक्रय मूल्य पर बेचा, सेम सेलिंग प्राइस पर। ठीक है, आगे पढ़िए। उसने पहली वस्तु को 18.75% लाभ पर बेचा। उसने पहली आर्टिकल को 18.75% लॉस पर बेचा। ज्ञात कीजिए दूसरे आर्टिकल को कितने परसेंट लॉस पर बेचना पड़ेगा। ज्ञात कीजिए दूसरी वस्तु को कितने परसेंट लॉस पर बेचना पड़ेगा यदि कुल लेन देन में ना तो कोई लाभ हो ना ही कोई हानि हो, ओवरऑल ट्रांजैक्शन में ना तो कोई प्रॉफिट हो ना ही कोई लॉस हो। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब है कि एक सामान पे आपने जितना पैसा कमाया है, दूसरे सामान पे आपको उतने ही रुपए का नुकसान हो गया। आयुष कुमार सिंह, ये लॉजिक पकड़ पाते हो कि नहीं? आपने परचूने की दुकान, आप परचूने की क्या, आपने जूस की दुकान खोल ली, अनार का जूस बेचते हो, संतरे का जूस। अनार के जूस के एक गिलास पे 10 रुपए बचते हैं, संतरे के जूस के एक गिलास पे 10 रुपए का नुकसान होता है, 10 रुपए का घाटा होता है। तो बताओ आपने कितना पैसा कमाया? जीरो। जीरो हो गया। 10 का फायदा 10 का नुकसान, जीरो हो गया। वही हम कर रहे हैं कि भाई एक आदमी ने दो वस्तु बेची सेम दाम पर। यहां पे दो दो लॉजिक एक साथ है, दो दो लॉजिक, दो लॉजिक। एक तो सेम सेलिंग प्राइस रखना है, दूसरा कि ना तो कोई, दूसरा मेरे दोस्तों ये आपको रखना है, दूसरा कि कुल लेन देन में ना तो कोई लाभ होनी चाहिए ना हानि होनी चाहिए। दो लॉजिक आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है जी। तो पहली वस्तु को 18.75% लाभ पर बेचा। इसकी 18.75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? आयुष बता जरा मुझे, इसकी भिन्न में वैल्यू क्या होती है? आप कहोगे सर मुझे नहीं पता। पता होना चाहिए था भाई, मैंने आपको पढ़ाया 6.25%, 1/16, ये 3 गुना है। 6.25 का 3 गुना ही तो 18.75, 3/16, यानी कि पहले आर्टिकल पे 3/16 लाभ, पहले वस्तु को 3/16 लाभ पर बेचा। इसका मतलब यह है मेरे प्यारे भाई, अगर पहले आर्टिकल का सीपी 16 है तो 16 पे 3 का प्रॉफिट हुआ है मेरे दोस्तों, और पहले आर्टिकल को आपने 19 में बेचा है, 19 में। 16 का सामान कितने बिका? 19 में। अब सवाल जब चीख चीख के ये कह रहा है कि दोनों वस्तुओं को सेम दाम पर बेचा, अगर पहली वस्तु 19 की बिकी है तो दूसरी वस्तु भी 19 की ही बिकनी चाहिए। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, 19-19। सवाल में कहा गया है बता दूसरी वस्तु को कितने परसेंट नुकसान पर बेचा जाए कि कुल लेन देन में कोई लाभ या हानि ना हो। आपने पहली वस्तु पे 3 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, अगर दूसरी वस्तु पे 3 रुपए का नुकसान हो जाए, अगर दूसरी वस्तु पे, तो हो जाएगा नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा, क्लियर? 3 का प्रॉफिट 3 का लॉस हो जाएगा, यानी कि दूसरे आर्टिकल पे 3 का लॉस होगा और 19 में बिकेगा। 3 रुपए का नुकसान होगा, 19 में बिकेगा, तो सीपी क्या होगा? 19 से 3 ज्यादा 22। 22 रुपए के सामान पे 3 का लॉस होगा, तब जाके 19 में बिकेगा। आप ये भी देख सकते हैं कि दोनों का टोटल सीपी कितना है? 16 + 22 38, दोनों का टोटल क्रिय मूल्य 38, दोनों का टोटल सेलिंग प्राइस भी 19-19 38 है। टोटल सीपी टोटल एसपी के बराबर है, नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी कि दूसरे आर्टिकल का सीपी 22 है, 22 पे 3 का नुकसान हुआ, 22 रुपए के क्रिय मूल्य पे 3 का नुकसान हुआ, परसेंटेज में कितना? इंटू 100%, बताओ कितना जाएगा? तो ये जाएगा बेटा 22 से कम 22, 8 बचेगा, 8 जीरो, तो 22 × 66,
13 दशमलव आएगा, 13.1 ही ऑप्शन है, तो मैं यही मार्क कर दूंगा ए, मैं पूरा नहीं करूंगा। ठीक है, ये दोनों सेम ही सवाल है, बस मेरे प्यारे भाई लिखने का तरीका अलग है। सेम क्वेश्चन है, सेम लॉजिक है, सेम मेथड है, पर दोनों अलग तरीके से लिखे गए। चलो एक और करेंगे। नेक्स्ट बच्चों, एक और सवाल आपके सामने आएगा। अगर आपसे सवाल में परसेंटेज ना पूछ के एग्जैक्ट रुपीस में पूछा गया तो कैसे करेंगे बताओ। सवाल नंबर 29 नंबर। राहुल बी सिंह, बता दीजिए, समझ में नहीं आया इक्वल कैसे हो गया। क्या इक्वल हो गया बेटा, क्या इक्वल हो गया, मुझे ये तो बताओ, हमें ये तो बता दीजिए क्या इक्वल हो गया। तो सवाल में बोला है ना सेलिंग प्राइस, दोनों को सेम दाम पर बेचा है, इसलिए सेलिंग प्राइस इक्वल किया। अच्छा, टोटल सीपी टोटल एसपी कैसे इक्वल हो गया, ये लॉजिक है। आप बताओ, आपने दुकान खोली, दुकान में 1,000 रुपए का सामान भरा, 1,000 रुपए का सामान भरा, 1,000 में आप कॉपी भी है, किताब भी है, पेंसिल भी है, दूध भी है, कोल्ड ड्रिंक भी है, और शाम तक 1,000 रुपए की बिक्री हुई। 1,000 का सीपी था, शाम को 1,000 रुपए का ही बिक्री हुई, सेलिंग प्राइस भी 1,000 है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। तो नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब दो लॉजिक होते हैं। जब आपसे कहा जाता है कि सामान पे नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो यहां दो लॉजिक होते हैं कि भाई टोटल कॉस्ट प्राइस है वो टोटल सेलिंग प्राइस के बराबर है, पहला। दूसरी बात कि हम सामान पे जितना लाभ कमा रहे हैं उतना ही हमें लॉस भी हो रहा है। ये दोनों लॉजिक ध्यान रखने। प्रॉफिट लॉस कोई फॉर्मूला से होने वाला चैप्टर नहीं है, लॉजिक वाला चैप्टर है। और इस लॉजिक के चैप्टर को समझने के लिए आपको आम आदमी की तरह सोचना होगा, पढ़े लिखे आदमी की तरह नहीं। पढ़े लिखे आदमी तो बेरोजगार हैं, आम आदमी की तरह सोचो। एक व्यक्ति दोनों वस्तुओं में से प्रत्येक को 3,740 में बेचता है। एक आदमी दो वस्तुओं में से हर एक को 3,740 में बेचता है, सेम सेलिंग प्राइस पर, समान दाम पर बेचता है। पहली वस्तु से 37.5% का लाभ होता है। दूसरी वस्तु को इस प्रकार बेचता है कि कुल सौदे में उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। दोनों वस्तु के सीपी का डिफरेंस क्या है, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर क्या है, आप नहीं निकाल सकते। ये सीपी है, ये एसपी है मेरे दोस्तों, जल्दी से करिए, फटाफट करिए। तो आप ये कह सकते हैं कि पहली वस्तु पे 37.5% का लाभ हुआ। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 ये होता है, यानी कि 8 का सामान 11 में बिका, 11 में। बोलो, अगर पहली वस्तु 11 में बिकी है तो दूसरी भी 11 में बिकेगी, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। दूसरी वस्तु को इस तरीके से बेचा गया कि पूरे सौदे में ना तो कोई लाभ हुआ ना ही कोई हानि हुआ। मैं ऐसे भी सोच सकता हूं कि भाई दोनों का टोटल सेलिंग प्राइस कितना, 11 + 11 22, तो दोनों का टोटल कॉस्ट प्राइस भी 22 होना चाहिए। 11 11 22 और 8 में 14 जोड़ूंगा 22, 14 8 22।
क्लियर है? यानी कि दूसरे आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 14 होगा। 14 बात समझ में आई? बोला है भाई। 11 11 22 और 8 14 22, 22 की यूनिट का सामान 22 में बिका। आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है। आपसे पूछा दोनों आर्टिकल के सीपी का डिफरेंस। सीपी का डिफरेंस क्या है? पहले आर्टिकल का सीपी 8 है, दूसरे का सीपी 14 है। 8 और 14 का डिफरेंस है 6। 6 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछे, 6 की वैल्यू आपसे पूछे। साल में क्या दिया? सेम सेलिंग प्राइस दिया है कि दोनों आर्टिकल में से प्रत्येक को 3740 में बेचा जाता है। दोनों आर्टिकल का सेम सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 3740 रुपए। 11 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, कितने गुना? तो आप कहोगे सर 11 3 33, 11 चौक 44, 340 गुना। तो बेटा ये भी 6 का 340 गुना आएगा, यानी कि 1800 और 240 2040 रुपए। 2040 रुपीज इस सवाल का आंसर है, 2040 रुपए। ऑप्शन यहां से डी सही है। खत्म। 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। आ गए नेक्स्ट। इस टाइप का आखिरी और सबसे लॉजिकल सवाल, अभी तक मैंने आपको जितने भी सवाल कराए उसमें 2 आर्टिकल थे। अगर प्यारे बेटे 2 की बजाय 3 आर्टिकल आ जाएं तो भी आप सवाल कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। सुनिए, एक आदमी 3 आर्टिकल XYZ को 2520 रुपए में बेचता है। 2520 रुपए प्रत्येक में बेचता है। हिंदी में प्रत्येक शब्द पता नहीं क्यों भूल जाते हैं एग्जामिनर। ए मैन सेल्स 3 आर्टिकल XYZ फॉर 2520 रुपए ईच। ही सेल्स आर्टिकल X एट 30% लॉस। आर्टिकल X पे 30% का लॉस होता है 3/10। आर्टिकल Y को 36.36% के लाभ पर बेचा था। 36.36% क्या होता है बेटा मेरे भाई? 9.09% होता है 1/11। यही होता है। ये 4 गुना 9 चौक 36, 36.36% 4/11। तो आर्टिकल Y को 4/11 के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, ठीक है ना। तो एक आदमी ने 3 वस्तु बेची XYZ, तीनों को 2520 रुपए का बेचा है। ठीक, बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, ये बहुत शानदार, मजा आ जाएगा। आर्टिकल X को 30% लॉस पर बेचा, आर्टिकल Y को 36.36% प्रॉफिट पर बेचा। पूरे लेन देन में ध्यान से सुनिएगा बेटा, पूरे लेन देन में ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई। पूरे लेन देन में ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई। तो जेड का सीपी क्या होगा? आर्टिकल जेड का क्रिय मूल्य क्या होगा? ये आपसे पूछा है। बहुत बढ़िया। 3 आर्टिकल है मेरे प्यारे भाई, तो हमें रेशियो ही लगाना है। तो एक आदमी ने 3 आर्टिकल बेचे। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, और तीनों आर्टिकल को सेम दाम में बेचा है, सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा है। आर्टिकल एक्स पे 30% लॉस हुआ। 30% की फ्रैक्शन लो 3/10, यानी कि 10 के सामान पे 3 का लॉस हुआ, तो 10 का सामान बिका कितने में? 7 में। आर्टिकल वाई पे 36.36% प्रॉफिट हुआ। 36.36% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/11। 4/11 मतलब 11 का सामान 15 में। 11 का सामान 15 में। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से, 11 का सामान 15 में। पूरे ट्रांजैक्शन में ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुआ। जेड का सीपी बताओ। एक बात बताइए, तीनों आर्टिकल को सेम सेलिंग प्राइस पर, सेम विक्रय मूल्य पर बेचा गया है। भाई मुझे यहां जेड के बारे में तो कुछ बता ही नहीं है ना, जेड के बारे में तो मैं कुछ जानता ही नहीं, लेकिन इतना तो जानता हूं कि ये एक्स का जो सेलिंग प्राइस है, जो वाई का सेलिंग प्राइस है, ये तो सेम होना चाहिए ना। ये 7 है, ये 15, गलत बात है। तो 7 और 15 को सेम बना लेते हैं। 7 और 15 को सेम बना लेते हैं। एलसीएम क्या होता है? 105, 105, 105। तो यहां 7 को 105 बनाने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी बेटे? 15 से गुणा करनी पड़ेगी। यहां 15 को 105 बनाने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी बेटे? 7 से गुणा करनी पड़ेगी। तो भाई इस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस भी 15 सत्ते 105 हो गया, इसका भी 105 हो गया। तो यानी कि आर्टिकल जेड का सेलिंग प्राइस भी 105 ही होना चाहिए, 105। तो मैंने तीनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम कर लिया, 105, 105, 105, वो कि तीनों आर्टिकल को सेम दाम में बेचा गया। ये भी 15 सत्ते 105 है, ये भी 15 सत्ते 105 है, ये भी 15 सत्ते 105 है। नाउ अगला लॉजिक ये आता है कि पूरे लेन देन में, यानी कि तीनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर
तीनों पे कुल मिलाकर ना तो कोई प्रॉफिट है ना ही कोई लॉस है। आप बताओ एक्स पे कितना लॉस हुआ है। भाई 10 का सामान 7 में बिका तो 3 का लॉस है, 3 की 15 में गुणा हो रही है 45, तो एक्स पे 45 का लॉस है 45 का, ठीक। वाई पे देखो 11 का सामान 15 में बिका तो 4 का प्रॉफिट है, 4 की 7 में गुणा हो रही है 28, यहां 28 का प्रॉफिट है, 28 का। तो आप मुझे बताओ जेड पे कितना प्रॉफिट होगा। भाई तीनों पे टोटल मिलाकर नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, जीरो। -45 प्लस 28 करूंगा तो कितना आ रहा है ये आ रहा है -17 आ रहा है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए यहां कितना होना चाहिए, आर्टिकल जेड पे 17 यूनिट का प्रॉफिट होना चाहिए, 17 यूनिट का प्रॉफिट होना चाहिए आर्टिकल जेड पे, 17 यूनिट का प्रॉफिट होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। 28 प्लस 17 45 -45 जीरो, नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब भाई एक्स पे इतना नुकसान हुआ, वाई जेड पे इतना इतना प्रॉफिट हुआ, तीनों को ऐड करके जीरो आना चाहिए। यानी कि आर्टिकल जेड पे 17 यूनिट का प्रॉफिट होगा और वो 105 में बिकेगा, तो आर्टिकल जेड का सीपी कितना होगा। आर्टिकल जेड को 105 में बिका, 17 का फायदा हो तो सीपी क्या होगा, 105 से 17 कम होगा, 105 में से 17 आप घटाइए तो कितना आएगा मेरे दोस्तों, 88। तो आर्टिकल जेड का जो सीपी आएगा वो 88 यूनिट आएगा, 88। आर्टिकल जेड का जो सीपी आएगा मेरे प्यारे भाई वो 88 आएगा, 88। बोलो आया ना मजा। सवाल करके आप बोलोगे सर दिल गार्डन गार्डन हो गया। भाई 88 पे 17 जोड़ेंगे तभी तो समान 105 में बिकेगा, आप बोलोगे हाँ सर। आपसे सवाल में यह भी पूछ सकता है कि आर्टिकल जेड पे कितने परसेंट का लाभ हुआ, यह भी पूछ सकता है। अगर सवाल में पूछता कि बताओ वस्तु जेड पे कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो वस्तु जेड का सीपी 88 है, 88 पे 17 का लाभ हुआ परसेंटेज में इंटू 100%, ये भी पूछ सकता है। लेकिन यहां एग्जामिनर थोड़ा दयालु है, उसने पूछा है जेड का क्रिय मूल्य बताओ। जेड का क्रिय मूल्य 88, 88 में आता है 8 और 11, 8 11 से कटने वाला नंबर आएगा। सॉल्व भी कर सकते हैं। तीनों का सेलिंग प्राइस कितना 105, तीनों का सेलिंग प्राइस है कितना 2520 रुपए। 105 की वैल्यू 2520 रुपए कितने गुना, 105 दूनी 210 बच गया 42, 105 चौका 420, 24 गुना। अगर ये 24 गुना हो रहा है तो आर्टिकल जेड का सीपी 88 यूनिट, 88 यूनिट की वैल्यू भी 88 का 24 गुना आएगी मेरे प्यारे भाई। यानी कि एंड में आएगा 8 चौक 32 2, एंड में 2 आएगा, ये आंसर नहीं है। और 11 से कटने वाला नंबर आएगा, ये नंबर 11 से नहीं कटता, ये नंबर 11 से नहीं कटता। आंसर डी ऑप्शन है, 2112 आंसर। बहुत बढ़िया सवाल। रोमन गुज्जर जी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। शिवानी सिंह कह रही मैंने खुद से सॉल्व कर लिया सर। वेरी गुड शिवानी, वेरी गुड बेटा शिवानी, नौकरी पक्की तुम्हारी, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू, हमें गर्व है तुम पे। स्टूडेंट्स अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप इस टाइप का सवाल कर लोगे, क्या आप इस टाइप का सवाल कर लोगे, क्योंकि मैं अब अगला टाइप छेड़ने वाला हूं। आप कर लोगे क्या इस टाइप का सवाल, क्योंकि हम छेड़ेंगे अब अगला टाइप। नेक्स्ट अगला टाइप मेरे प्यारे भाई, आज की क्लास का अगला टाइप जो आपका टाइप नंबर 4 होगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपके सामने एक बात लिखता हूं, यू बाई 10 आर्टिकल्स, u by 10 articles
4 रुपी 60। क्या मतलब है? इस लाइन का क्या मतलब है? यू बाई 10 आर्टिकल्स 4 रुपी 60। देखो भाई, ध्यान से सुनेगा बहुत प्यार से। रेट या भाव या प्राइस आप जानते। आप मार्केट में गए, आपने आलू वाले से पूछा, भाई आलू कैसे दिए, आलू कैसे दिए? तो आलू वाला कहेगा, भाई बाबूजी 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। इसका मतलब ये रेट बताया है कि लाला जी, भैया जी, आपको 1 किलो आलू खरीदने तो 20 रुपए देने पड़ेंगे, 1 किलो आलू खरीदने 20 रुपए देने पड़ेंगे। आप मार्केट में गए पेन लेने, पूछते भाई पेन कैसे दिए? तो कहता है, मेरे दोस्त अगर आप पेन खरीदोगे तो 5 पेन आपको जो है, 5 पेन जो है आपको 12 रुपए के मिल जाएंगे। 5 पेन आपको 12 रुपए के। तो रेट बताया है, रेट 5। अगर आप खरीदोगे, आप मार्केट में गए पेन खरीदने, ठीक है ना, स्टेशनरी की दुकान पे, बोला भाई साहब पेन कैसे दिए, चाइनीज पेन चाहिए, तो आप कहोगे 5 पेन 4 रुपीज 12। तो ये रेट है कि हर 5 पेन खरीदने के 12 रुपए देने पड़ेंगे, हर 5 पेन खरीदने के 12 रुपए देने होंगे। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो जैसे मैं आपसे कहूं कि आपने मार्केट में जाके आलू खरीदे 20 रुपए किलो वाले, आलू का दाम कितना है, 20 रुपए पर केजी। आपने कितने किलो आलू खरीदे नहीं पता, आपको आलू का रेट पता है, आपने कितने आलू खरीदे नहीं पता, क्वांटिटी नहीं पता। ये तो रेट बताया गया, रेट, कि भाई आप मार्केट में गए, आलू चाहिए, भाई साहब कैसे दिए, 20 रुपए किलो। मैं आपसे पूछूं बताओ कितने किलो आलू खरीदे? अबे भैया 20 रुपए के आलू मिल रहे हैं 1 किलो, हमने कितने किलो खरीदे, मेरी मर्जी। पेन जो है वो 5 पेन 12 रुपए के मिलते हैं, आपने कितने पेन खरीदे? हो सकता है आपने 10 पेन खरीदे, हो सकता है आपने 15 पेन खरीदे, हो सकता है आपने 20 पेन खरीदे हो। तो रेट है। तो मेरे प्यारे भाई, ये समझना पड़ेगा कि अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, यू बाई 10 आर्टिकल 4 रुपी 60, तो मेरे प्यारे भाई ये मत समझ लेना कि आपने 10 वस्तु खरीदी हैं 60 रुपए में। ये मतलब नहीं है इस बात का। ये जो लिखा हुआ है यहां पर, भाव लिखा गया है कि आप दुकान में जाते हो और आप कुछ वस्तु खरीद के लाते हो, कुछ वस्तुएं खरीद के लाते हो, नहीं पता कितनी वस्तु खरीद के लाते हो, ये नहीं पता आप कितनी वस्तु खरीद के लाते हो, ये नहीं पता। बस ये पता है कि आप जो वस्तुएं खरीद के ला रहे हो वो हर 10 वस्तु 60 रुपए की हैं, हर 10 वस्तु 60 रुपए की पड़ रही हैं। यानी कि आपको भाव दिया गया, हो सकता है आपने 20 वस्तु खरीदी हो सकता है आपने 50 खरीदी हो सकता है आपने 100 वस्तु खरीदी, हो सकता है आपने पूरी बोरी भर के खरीदी हो। समझा? तो ये रेट है। इसका मतलब ये मत समझना ना, अंग्रेजी वाले और हिंदी वाले दोनों बच्चे समझ ले कि आप 10 वस्तु खरीद के लाए हो 60 रुपए की, ना, रॉन्ग है। ये तो भाव बताएगा कि आप कुछ वस्तुएं खरीद के लाए हो, किस भाव से, किस रेट से, हर 10 वस्तु 60 रुपए की, हर 10 वस्तु 60 रुपए की, यानी कि 6 रुपए पर आर्टिकल, 6 रुपए पर आर्टिकल का आप खरीद के लाए हो। ठीक है भाई, 6 रुपए पर आर्टिकल के हिसाब से आप खरीद के लाए हो। तो समझ में आ गई बात? आप बोलोगे हाँ जी। अब देखिए, इंसान व्यापारी होता है, खरीद के किसी और रेट से लाएगा, बेचेगा किसी और रेट से, खरीदेगा किसी और रेट से, बेचेगा किसी और रेट से। ठीक है? तो क्यों करेगा ऐसा? फायदा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो यही सवाल बनता है कि आदमी खरीद के किसी और भाव से लाता है वस्तुएं, बेचता किसी और भाव से है लाभ कमाने के लिए। इसी पे क्वेश्चन बनता है। लेकिन ऐसे सवालों में यह ध्यान रखिएगा कि आदमी जितनी वस्तु खरीद के लाएगा, जितने टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स खरीद के लाएगा, जितने टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स खरीद के लाएगा, उतने ही आर्टिकल्स वो बेचेगा। जितनी वस्तु खरीद के लाएगा उतने ही आर्टिकल्स वो बेचेगा। हां, खरीदेगा अलग रेट से, बेचेगा अलग रेट से। सवाल देखते हैं। अजय बाइस 18 ऑरेंजेस 4 रुपी 90 एंड सेल्स 15 ऑरेंजेस 4 रुपी 105। फाइंड द परसेंटेज ऑफ हिज गेन। अजय 90 रुपए में 18 संतरे खरीदता है, यानी कि अजय संतरे खरीद के ला रहा है।
18 संतरे 90 रुपए के हिसाब से। तो जब भी ऐसा सवाल है, एक आर्टिकल का प्राइस निकाला करो, एक आर्टिकल का। अगर अजय, हिंदी में तो ना, हिंदी में तो अलग अलग तरीके से लिखा हुआ मिलेगा हिंदी में, अंग्रेजी में जो है सेम लैंग्वेज लिखेगी। अजय 18 ऑरेंजेस ₹4.90। अजय खरीदता है 18 ऑरेंजेस 90 रुपए के हिसाब से, तो एक ऑरेंज कितने का पड़ रहा है अजय को? 5 रुपए का। फिर जब बेचता है, सेल्स 15 ऑरेंजेस ₹4.105। जब बेचने की बारी आती है तो हर 15 संतरे 105 के भाव से बेचता है। तो एक संतरा कितने का बेचेगा? अगर 15 संतरे 105 के, तो एक संतरा कितने का बेचेगा? 7 का बेचेगा। तो अजय को कितना प्रॉफिट हुआ भाई? अजय ने 5 का संतरा 7 में बेचा, तो 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 2/5 40%। तो अजय का प्रॉफिट 40% है। डी ऑप्शन 40। कर लोगे? आप बोलोगे हां जी सर कर लेंगे। ये बताओ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर का सवाल है। If Naman had purchased 25 articles for ₹20। इस लाइन को पढ़ के ये मत समझने लगना कि नमन ने 25 वस्तु खरीदी है, ये गलत बात है। नमन ने कुछ वस्तु खरीदी है, कुछ वस्तु। ये तो रेट दिया गया, किस भाव से? कि भाई हर 25 वस्तु 22 रुपए की पड़ती है, हर 25 वस्तु 22 रुपए की पड़ती है, ये भाव दिया गया है। बहुत सारे बच्चों को यही क्लियर नहीं होता। इस लाइन का मीनिंग ये नहीं है कि आपने 25 वस्तु खरीदी है 22 रुपए खर्च के। इसका मतलब यह है कि भाई आप दुकान में गए, आपने कुछ सामान खरीदा, कुछ वस्तुएं खरीदी, और हर 25 वस्तु 22 रुपए के हिसाब से आपको मिल रही है। हो सकता है आपने 50 वस्तु खरीदी हो तो आपको 44 की मिलेंगी। फिर जब बेचता है मेरे प्यारे भाई, एंड सोल्ड ऑल दी आर्टिकल, जब वो सारे आर्टिकल को बेचता है, भाई जितने खरीद के लाएगा उतने बेचेगा, तो बेचता किस भाव से? 22 आर्टिकल 25 रुपए के भाव से बेचता है। हर 22 आर्टिकल 25 में बेचता है। तो अप्रोक्स प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज क्या होगा मेरे प्यारे भाई? देखो यहां लिख लीजिए मेरे दोस्तों सीपी, यहां लिख लीजिए आप एसपी, यहां लिख लीजिए सीपी, यहां लिख लीजिए एसपी। लिख सकते हैं? आप बोलोगे हां जी सर लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। आप मुझे बताओ दोस्त, मैंने क्या बोला ऐसे सवाल में? एक आर्टिकल का निकाला करो मेरे प्यारे भाई, एक आर्टिकल का सीपी और एसपी निकाला करो। अजय ने मेरे दोस्तों 25 आर्टिकल खरीदे 22 रुपए के हिसाब से, तो एक आर्टिकल किस रेट से खरीदा? एक आर्टिकल पड़ा जी अजय को 22/25 रुपए का। एक आर्टिकल पड़ा है अजय को 22/25 रुपए का एक आर्टिकल, ठीक है। जब बेचने की बारी आती है तो अजय 22 आर्टिकल बेचता है 25 रुपए के हिसाब से, 22 की दर से 25 रुपए में 22 की दर से बेचता है, यानी कि 22 वस्तु 25 रुपए में बेचता है। तो एक वस्तु कितने की बेचेगा? अगर 22 आर्टिकल 25 रुपए में बेच रहा है तो एक आर्टिकल कितने में बेचेगा? 25/22 रुपए में बेचेगा। ये एक आर्टिकल के सीपी एसपी का रेशियो है। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज क्या होगा? इसका रेशियो ले लीजिए। रेशियो लोगे तो 22 की 22 में गुणा करोगे 484, 25 की 25 में गुणा करेंगे 625। 484 का सामान अगर 625 में बिका तो कितने का फायदा हुआ बेटा? 125 जमा 16 141 आ जाएगा। 141 का प्रॉफिट हो, 141 का कितने पर? 484 पर। परसेंटेज में कितना आएगा? इंटू 100%। तो देखो 48 थी 144 होता है 141, यानी कि 30% से कम आएगा। 30% से हल्का सा कम आएगा, 30 से हल्का सा कम आएगा 29.1%। डी ऑप्शन गलत है बेटा, सी ऑप्शन है। मैंने कैसे इतना जल्दी भाग दिया? मैंने ये भाग दिया भाई 484 का अगर 3 गुना करें तो 48 दिया होता है 144, 1440 और 12 1452 हो जाएगा। ये तो 1410 है। भाई ये कितना है मेरे दोस्तों? ये कितना है? ये है 14100, यही है। अगर 484 का 3 गुना भी करें 1452 है तो 1410 है। 3 बार तो जाएगा नहीं, ये 30 बार तो जाएगा नहीं, तो 30 से हल्का सा कम आएगा, 30 से हल्का सा कम, ये आंसर है। ये पूरा मेथड है मेरे प्यारे भाई। इसकी एक ट्रिक भी चलती है, मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूं, ठीक है। इसकी ट्रिक भी चलती है मेरे प्यारे भाई, जो आपको पसंद है वो कर लीजिएगा, चाहे तो आप ऐसे करो चाहे ऐसे, और मतलब सेम ही है। यहां लिखते हैं मेरे दोस्तों हम आर्टिकल, यहां लिखते हैं मेरे दोस्तों आर्टिकल, और यहां लिखते हैं मेरे दोस्तों आप रुपीस। तो क्या करते हैं,
एक आदमी खरीदता है 25 आर्टिकल 22 रुपए के हिसाब से, 25 आर्टिकल 22 रुपए के हिसाब से, ये खरीदने का, ये सीपी है भाई कि खरीदने के टाइम वो 25 आर्टिकल 22 रुपए के हिसाब से खरीदता है, और जब वो बेचता है मेरे दोस्तों तो 22 आर्टिकल 22 वस्तुएं 25 रुपए की दर से वो बेचता है। ठीक है ना, समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। खरीदता है मेरे दोस्तों वो 25 आर्टिकल 22 रुपए के हिसाब से, बेचता है 22 आर्टिकल 25 रुपए के हिसाब से। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट, 22 की 22 में गुणा करेंगे 484, 22 की 22 में गुणा करेंगे 484, और 25 की 25 में गुणा करेंगे 625। तो अल्टीमेटली उसने 484 का सामान 625 में बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ वही निकालना है। तो भैया एक मेथड ये है और एक मेथड ये है। हालांकि मुझे तो पता नहीं लगता कि ये ट्रिक है कि नहीं, मुझे तो यही ज्यादा आसान लगता है। ठीक है जी, ओके चलो, तो ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है, बेसिक मेथड करिए मेरे दोस्तों, कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। आ गया, ये एक और सवाल करके दिखाओ। एक सवाल और करके दिखाओ अंडे वाला। काफी सवाल आते हैं मेरे प्यारे भी ऐसे पेपर में, काफी ज्यादा, बनाइए जल्दी से। ए भगवान, अरे यार, आया, बहुत बढ़िया। अमन चौधरी जी को छोड़ के सब बच्चों का आंसर आ गया। अमन चौधरी जी आप कैसे गलत कर रहे हो भाई, ये पूरी दुनिया तो सही बता रही है। वेरी गुड, 14.55% इस सवाल का ठीक आंसर है, और मुझे लगता है कि आप भली भांति इस सवाल को कर पाए हैं। आगे नेक्स्ट ये करेंगे मेरे दोस्तों, वेरिएबल में है सवाल। देखो सवाल वेरिएबल में भी आ सकता है, घबराना नहीं है बच्चे। एक व्यापारी, इंग्लिश में पढ़ो बेटा, हिंदी में तो पता नहीं क्या इसे लिख देता है इस लैंग्वेज को। ए मर्चेंट बाइज ए नंबर ऑफ गुड्स फॉर बी रुपी एंड सेल्स बी नंबर ऑफ गुड्स फॉर ए रुपी। इफ बी इज लेस देन ए, बी छोटा है ए बड़ा है, तो होल्ड आउटले पे क्या होगा? भाई यहां मैं लिख रहा हूं सीपी, यहां लिख रहा हूं मैं एसपी। एक व्यापारी ए वस्तु खरीदता है बी रुपए में, ए वस्तु बी रुपए में, तो एक वस्तु आ जाएगी बी बटे ए रुपए की। फिर जब बेचता है तो बी वस्तु बेचता है ए रुपए की, ए रुपए में बी वस्तु बेचता है, तो एक वस्तु बेच रहा है ए बटे बी रुपए की। ये सीपीएसपी आ गया। रेशो लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा। ये बी स्क्वायर रेशियो ए स्क्वायर आ जाएगा। ये सीपी और एसपी का, एक आर्टिकल के सीपी एसपी का रेशियो आ गया। अब आप बताओ,
बी से बड़ा है ए। अगर बी से बड़ा ए है तो बी स्क्वायर से बड़ा ए स्क्वायर होगा, यानी कि कम का सामान ज्यादा में बिकेगा। कम का सामान ज्यादा में बिकेगा तो लॉस वाला ऑप्शन नहीं होगा, प्रॉफिट होगा। बी स्क्वायर का सामान अगर ए स्क्वायर में बिकेगा तो प्रॉफिट होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों? कि ए बड़ा है बी छोटा है। कितने के सीपी पर? बटे बी स्क्वायर पर। और परसेंटेज में निकालना है इंटू 100% आएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इंटू 100%। ए ऑप्शन ठीक है, यहां से ए वाला ठीक है। काफी बार ये सवाल पूछा गया बेटा पेपर में, काफी बार। ये बताओ जल्दी से। चलो एक और सवाल आप करके दिखाओ फटाफट, 35वां। ऐसा ही मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी करके दिखाओ। इंपॉर्टेंट टाइप है प्री के हिसाब से, करो। आया सभी का आ रहा 32.25% प्रॉफिट। डी ऑप्शन 32.25, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। इसी स्पीड से करते रहे तो एक दिन आप हीरो बन जाओगे। क्या मैं आगे चल सकता हूं? यस। अब मेरे प्यारे भाई आपके सामने यहां पर अगला टाइप आएगा, इसी से एक लेवल आगे बढ़ेंगे। इसी में हम लोग एक लेवल आगे बढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे, ध्यान से, ठीक है? टाइप चेंज नहीं किया है, बट यहां पे परसेंटेज ना पूछ के वस्तुओं की संख्या पूछी जाएगी। ए पर्सन बाइज सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 15 4 रुपीज 13। एक आदमी कुछ वस्तु खरीदता है 15 वस्तु 13 रुपए की दर से। ये बात आपको समझ में आई है कि यानी कि एक आदमी ने कुछ वस्तु खरीदी, किस भाव से खरीदी भी? कि हर 15 वस्तु 13 रुपए की मिल रही है। 15 वस्तु आपको मिल जाएंगी 13 रुपए खर्च करके। एंड सेल्स ऑल द आर्टिकल। तो ये आपको रेट बताएगा, ये नहीं बताएगा कि आपने मेरे दोस्तों वस्तु कितनी खरीदी। अब जितनी वस्तु आप खरीदते हो वो सारे के सारे आर्टिकल्स आप बेचते हो, लेकिन जब सारे के सारे आर्टिकल बेचते हो तो किसी अलग रेट से बेचते हो। किस रेट से बेचते हो? जब आर्टिकल्स आप बेचते हो तो आप बेचते हो 18.4 एट द रेट ऑफ 18.4 रुपीज 17। 18 वस्तु 17 रुपए के हिसाब से आप बेचते हो। इस हिसाब से आपको 14.7 रुपए का प्रॉफिट होता है। 14.7 रुपए का प्रॉफिट होता है पूरे ट्रांजैक्शन पर, सभी वस्तुओं पर। तो आपसे पूछा आपने कितनी वस्तु खरीदी है? जितनी खरीदी है उतनी आपने बेची है, यानी कि कितनी वस्तु आपने खरीदकर बेची है। तो मेरे प्यारे भाई यहां पर आप लिखिए वस्तु या आर्टिकल, यहां पर आप लिखिए वस्तु या आर्टिकल और यहां लिखिए आप रुपया। मेरे दोस्तों ये है खरीदने का रेट अलग है और बेचने का मेरे दोस्तों रेट अलग है।
तो खरीदते आप किस रेट से हो? तो जब खरीदने की बारी आती है तो आप हर 15 वस्तु हर 15 वस्तु हर 15 वस्तु मेरे दोस्तों 13 रुपए के हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों आप खरीदते हो। लेकिन जब बेचने की बारी आती है तो 18 वस्तु हर 18 वस्तु 17 रुपए के हिसाब से आप बेचते हो। तो खरीदने बेचने का रेट अलग अलग है, बट जितने आर्टिकल खरीदे होंगे उतने ही बेचे होंगे। नंबर ऑफ आर्टिकल शुड बी सेम। भाई यहां 15 है यहां 18 है, ये तो गलत बात है ना। वस्तुओं की संख्या को सेम बनाना पड़ेगा, 15 18 को सेम बनाना पड़ेगा, इक्वल इक्वल करना पड़ेगा, 90 90। तो 15 को 90 बनाने के लिए 6 से गुणा, 15 छिक्का 90, 13 छिंग 78। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि आपने 90 वस्तु खरीदी हैं 78 रुपए खर्च करके। आपने 90 वस्तु खरीदी 78 रुपए खर्च करके। 18 को 90 बनाने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी? 5 से। 18 पंजे 90 और आ जाएगी 17 पंजे 85, 85 रुपीज, 85। यानी कि आपने 90 वस्तु बेची है 85 रुपए में। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? आपने 90 वस्तु 78 में खरीदी हैं और आपने वो 90 वस्तु 85 में बेची हैं। तो 78 का सामान 85 में बिका तो आपको 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 7 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। 85 में से 78 माइनस करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको 7 रुपए का फायदा होता है, आपको 7 रुपए का प्रॉफिट होता है जब आप 90 वस्तु खरीद कर बेचते हो। जब आप 90 वस्तु खरीद कर बेचते हो, 90 वस्तु, जब आप मेरे प्यारे भाई 90 वस्तु खरीद कर बेचते हो तो आपको 7 रुपीज का फायदा होता है। 78 का सामान 85 में बिका। बोला 14.7 रुपए का अगर कुल लाभ हुआ है तो कितनी वस्तु बेची होंगी? 14.7 क्या होता है बेटा? 7 से कितने गुना है? 21 सत्ते 147 होता है, 2.1 गुना। 7 का 2.1 गुना है। तो 7 रुपए का प्रॉफिट होता है 90 वस्तु की खरीद बिक्री पर। तो 14.7 रुपए का फायदा कितनी वस्तु पर होगा? 2.1 से गुणा करो। 2.1 का 7 गुना, 14.7 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए आपको 90 का 2.1 टाइम्स यानी कि 189 189 वस्तु खरीदकर बेचनी पड़ेंगी। और इस सवाल का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 189। तो 14.7 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए आपको 189 वस्तुएं खरीद कर बेचनी पड़ेंगी। 180 नहीं है, सवाल का आंसर 189 है। 21 निम्मा 189 हो जाएगा। सुरेंद्र सिंह गलत क्यों कर रहे हो? क्या आपको यह सवाल समझ में आ गया? इसका प्रोसेस समझ में आ गया? भाई मेरे क्या आपको यह समझ में आ गया? हां या ना, कुछ तो बोल। सुरेंद्र सिंह जी 189 180 बार बार कमेंट करना बंद करिए। अगर आपको समझ में आया है, आयुष कहां गया भाई? आयुष समझ आया आपको? तो ऐसा ही एक और सवाल आप मुझे करके दिखाएं जो इस साल के लेटेस्ट सीपीओ के पेपर में आया है। इसी पर कहां गया? 37वां सवाल, 37। जल्दी से बताओ, 37 करो। सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में आया है, बताएं। जल्दी से एक और सवाल ऐसा ही करके बताओ फटाफट। सेम सवाल है, बस डाटा चेंज है। सिलेक्शन पोस्ट 2024 में लेटेस्ट आया है। मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, आप ही को मुझे करके बताना पड़ेगा। पीयूष विश्वास जी ने सबसे पहले आंसर बताया है। कब मौसम कब? बताओ यार, बताते काहे नहीं हो? अरे जल इस ऐसा सवाल इस साल इस बार के यूपी कांस्टेबल के पेपर में भी आया है। यूपी कांस्टेबल में भी। यार इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, आंसर क्यों नहीं बता रहे जल्दी से?
हर बच्चा सॉल्व करे, कमेंट मुझे करके बताए क्या आंसर है इसका, वरना श्राप दे दूंगा ऐसा। खरीदा किसी और रेट से, बेचा किसी और रेट से। शिवानी सिंह फिर से देखो, 20 और 15 को सेम बना लेते। 60 पेन 45 के बेच रहे हो आप, 60 पेन 80 के, यानी कि 60 पेन पे फायदा हो रहा है आपको 35 का, तो 245 का फायदा होगा आपको 7 गुना 420 पेन पे। 420 आंसर है, 420 पेन आंसर का इस सवाल का 420। आगे चलेंगे, इतना टाइम थोड़ना है भाई, इतने सवाल में आप इतना समय लोगे ना, इतने में तो और बच्चे आगे निकल जाएंगे। ये करिए जल्दी से। 38वां, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत प्यारा सवाल करके दिखाइए। ये मेंस लेवल का सवाल है मेरे भाई, करो। देखो, आदमी क्या करता है जब मार्केट में जाता है तो दो तरीके आलू मिलते हैं, 20 रुपए किलो वाले भी आलू है मार्केट में और 25 रुपए किलो वाले भी आलू हैं। तो आदमी ना दो अलग अलग टाइप के आलू खरीदता है अलग अलग रेट से, दो अलग अलग वैरायटी के आलू खरीदे अलग अलग भाव से, फिर सबको मिक्स कर देता है, मिक्स करके वापस बेचता है। तो ये वैसा ही सवाल है कि दो अलग अलग मेरे दोस्तों सामान खरीदे जाएंगे अलग अलग भाव से, फिर उनको मिक्स किया जाएगा। सवाल पढ़िए। सम फ्रूट्स आर बॉट एट ए रेट ऑफ 11 for ₹100 एंड इक्वल नंबर ऑफ एट द रेट ऑफ 9 for ₹100। सवाल में ये कहा गया, देखो यहां मैं लिख रहा हूं फ्रूट्स, यहां लिखा जाएगा रुपीस, ये मैं फ्रूट्स लिख रहा हूं, ये रुपीस। सवाल में बोला गया है कुछ फल खरीदे जाते किस भाव से, 11 फल 100 रुपए के भाव से। ठीक है ना, समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गई है, कोई भी परेशानी नहीं है। कुछ फलों को खरीदा जाता है 11 फल 100 रुपए के भाव से, एंड इक्वल नंबर, उतने ही फल खरीदे जाते हैं किस रेट से, 9 फल 100 रुपीस के हिसाब से, 9 फल 100 रुपीस के हिसाब से। ठीक है ना, तो जब सवाल में बोल दिया कि भाई कुछ फल खरीदे जाते हैं 11 फल 100 रुपए के हिसाब से, और उतनी ही क्वांटिटी में उतने ही फल खरीदे जाते हैं 9 फल 100 रुपए के हिसाब से, तो ये सेम कहां है भाई, ये 11 फल है 9 फल है, सेम करना पड़ेगा। ये 11 और 9 को सेम करना पड़ेगा। 99 बनाने के लिए ऊपर किससे गुणा करेंगे, 9 से, ऊपर किससे गुणा करेंगे, 9 से। तो 99 फल आपने खरीदे 900 के, या किससे गुणा करेंगे, 11 से, 11 99, ये हो जाएगा 1100। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। फिर इन दोनों को मिक्स किया मेरे दोस्तों, जब आप मिक्स आप करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 99 प्लस 99 कितना हो जाएगा, 198 फल। 198 फल आपने खरीदे हैं, 198 फल आपने खरीदे कितने के भाई, 900 रुपए के ये पड़े, 1100 रुपए के पड़े, 900 प्लस 1100 2000 रुपए। तो टोटल 198 फल आपने खरीदे हैं, 198, 99 प्लस 99, 198 फल आपने खरीदे 2000 के। अच्छा, जब बेचने की बारी आती है, तो सारे फ्रूट्स, ऑल दी फ्रूट्स मतलब ये दोनों मिलाकर, इसलिए मैंने ऐड किया, सारे के सारे फ्रूट्स मिलाकर बेचे जाते हैं एट द रेट ऑफ 10 for ₹100। सभी फलों को हर 10 फल 100 रुपए के भाव से बेचे जाते हैं। तो इंटायर ट्रांजैक्शन में कितने % का प्रॉफिट या लॉस हुआ। और जब बेचने की बारी आती है मेरे दोस्तों, जब सेलिंग प्राइस की बारी आती है, तो आप 10 फल बेच रहे हो 100 रुपए के हिसाब से। अगर 10 फल 100 रुपए के हिसाब से बेच रहे हो तो एक फल कितने का बेच रहे हो, 10 रुपए का। अगर 10 फल आप 100 रुपए के बेच रहे हो तो एक फल कितने का बेच रहे हो, 10 रुपए का। आप बोलोगे हाँ सर। तो एक काम करो, तरीके तो बहुत सारे, कॉमन सेंस से चलो। अगर आपने 198 फल खरीदे हैं तो आप ये पता लगाओ कि 198 फल कितने के बेचे होंगे। अगर एक फल 10 रुपए का बेच रहे हो, एक फ्रूट 10 रुपए का, तो 198 फ्रूट आपने कितने बेचे होंगे, 198 से गुणा कर दो, 198 से गुणा कर दो 1980 में। अगर एक फल 10 रुपए का बेच रहे हो, 10 फल 100 रुपए के, एक फल 10 रुपए का, तो 198 फल 1980 में। यानी कि आप 198 फल 2000 में खरीदते हो और वही 198 फल आप 1980 में बेचते हो। तो 2000 के फल आप 1980 में बेचते हो, 20 रुपए का नुकसान होता है 2000 पर, जो कि कितना होता है मेरे दोस्तों, 1%।
1%। तो पूरे लेन देन में आपको 1% का लॉस होता है और आंसर डी ऑप्शन है। खत्म। कर लोगे? आप बोलोगे हां जी सर मैं ऐसा सवाल कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, ऐसा ही लास्ट, और आज की क्लास का भी मुझे करके बताओ, जल्दी से करके बताओ फटाफट। A man buys an article at Soleil for rupee 1200, an equal number of article at 12 for rupee 960. He sells all the articles at 15 for rupee 1350. Its profit percentage in the entire transaction is. पूरे लेन देन में लाभ प्रतिशत बताओ। देखो दिमाग में कर सकते हो, दिमाग में मुझे जल्दी से करके बताओ इस सवाल का क्या आंसर होगा, और काट लिया करो बेटा, ये कट रहा है। एक आदमी ने 16 आर्टिकल खरीदे 1200 के, तो एक आर्टिकल कितने का खरीदा? एक आर्टिकल 75 रुपए का, एक आर्टिकल 75 रुपए का, और उतनी आर्टिकल खरीदे 12 आर्टिकल 960 में, तो एक आर्टिकल कितने का खरीदा? 80 रुपए का, 80 रुपए का। तो जब ये कट रहा है तो मैं काट लूंगा भाई। अगर एक आदमी ने कुछ आर्टिकल खरीदे 16 वस्तु 1200 रुपए की, 16 वस्तु 1200 की, 16 से भाग करो तो एक वस्तु 75 की, और इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल, उतने ही आर्टिकल खरीदे हैं 12 आर्टिकल 960 के हिसाब से, तो एक 80 रुपए का। तो देखो आर्टिकल इक्वल है, एक आर्टिकल ये खरीदा, एक आर्टिकल ये खरीदा, तो आपने 2 आर्टिकल खरीदे, आपने 2 वस्तु खरीदी। कितने रुपए में खरीदी? 2 वस्तु। 2 वस्तु आपने खरीदी है 75 की ये और 80 की ये, 155 की। 2 वस्तु आपने खरीदी 155 की। आप बोलोगे हां सर ये सीपी है। अच्छा, फिर सारे के सारे आर्टिकल आप बेचते हो कितने बेटा? सारे के सारे आप आर्टिकल बेचते हो 15 आर्टिकल 1350 के, तो एक आर्टिकल कितने का बेच रहे हो? 90 का है भाई। अगर 15 आर्टिकल 1350 के, तो 15 निम्न 135, एक आर्टिकल 90 का बेच रहे हो, तो 2 आर्टिकल कितने के बेचोगे? अगर एक आर्टिकल 90 का बेच रहे हो तो 2 आर्टिकल कितने का बेचोगे? 180 का बेचोगे, 180 रुपए के। ये हो गया है ना। मैंने आर्टिकल की संख्या सेम रखे, 2 आर्टिकल आपने 155 के खरीदे और ये 2 आर्टिकल आपने बेटा 180 में बेचे, तो आपको फायदा होगा। कितने का फायदा होगा? 25 रुपए का फायदा होगा। 25 रुपए का फायदा होगा कितने पर? 155 पर। ठीक है, परसेंटेज में कितना होगा? इंटू 100%। तो 5 से जाएगा ये 5/31, 500 के 31 से भाग देना है, तो 31 एकम 31 जाएगा, फिर बचेगा आपका 19, 31 छिक्का 186, तो 16 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। ये आंसर है डी ऑप्शन, 16.1% का फायदा आ गया। ठीक है, तो अगर यहां पे डाटा सिंप्लीफाई हो रहा है तो इस डाटा को सिंप्लीफाई कर लो, आपकी कैलकुलेशन इजी रहेगी। ठीक है, इसी के साथ ये टाइप भी पूरा समाप्त होता है। मुझे लगता है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हमारी मुलाकात होगी मेरे दोस्तों सीधा मंडे को। आज इतना ही, बाय।